मेरा नाम उत्तर है और मैं भी तुम लोगों की तरह एक नॉर्मल 21 साल का लड़का था। एक सिंपल लाइफ जीने वाला। बस एक ही चीज अलग थी और वो था मेरा ब्लड टाइप, जो कि डॉक्टर्स कहा करते थे कि बहुत ही रेयर है। मुझे लगा ये नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन एक रात को सब कुछ बदल गया। अंधेरा, अजीब लोग और उनकी नजरें। वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं उनका शिकार हूँ। और तभी मैंने उसे देखा, एक काफी खूबसूरत लड़की, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक भी। मैं उसके चंगुल से भागना चाहता था, पर मैं काफी ज्यादा कमजोर था। और उस रात के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, तब मैं इंसान नहीं रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने वही जाना पहचाना छत था। मैं हल्का सा करवट लेकर अपने कमरे में उस कोने की तरफ देखने लगा जहाँ पर मेरा कंप्यूटर रखा था। मैं धीरे धीरे उठते हुए यही सोच रहा था कि आखिर मैं घर कब आ गया, क्योंकि मेरी यादें पूरी तरह से बिखरी हुई थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि किसी ने जानबूझकर मेरी सभी यादों को उलझा कर रख दिया हो और मुझे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक एक लड़की की आवाज गूंजती है जो कि मुझे पुकार रही होती है। वो आवाज बेहद मधुर थी, जैसे कि कोई फरिश्ता मुझे बुला रहा हो, लेकिन उसमें घबराहट भी साफ झलक रही थी। उस आवाज को सुनते ही मैंने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि अचानक मेरे सर में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगा होता है। और मैं बस इतना ही कह पाया कि कौन है। मैं अपना बिस्तर का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। मेरा हाथ बिस्तर के अंदर धंस गया और लकड़ी टूटने की आवाज आई। मैं घबराकर नीचे देखने लगा और देखा कि मेरा हाथ तो गद्दे को चीरकर नीचे लकड़ी को तोड़ चुका था। मैंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और हैरानी से उस गद्दे को देखने लगा, जिसमें अब एक बड़ा सा छेद हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैं कभी भी इतना ताकतवर था ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो अजीब हुआ है। लेकिन जब भी मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी यादों पर किसी ने ताला लगा दिया हो। मैंने खुद को संभालते हुए शुरुआत से सोचने की कोशिश की, जहाँ पर मुझे याद आया कि मैं माँ के लिए सामान लेने के लिए मार्केट गया था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ मुझे अच्छी तरह से बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है। और इसी बीच अचानक मेरे गले में भयंकर प्यास उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कई किलोमीटर दौड़ कर आ रहा हूँ और मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका हो। मैं जल्दी से उठा। मेरा पैर नीचे रखने से मेरा फर्श भी थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन मैंने उसके टूटने की आवाज को अनदेखा किया और बाथरूम की तरफ भाग गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पूरा दरवाजा दीवार के सही से उखड़कर नीचे आ गया था। मैं एक पल के लिए वो देखकर शांत तो रह गया, लेकिन प्यास मुझे इतना ज्यादा लगी थी कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। मैं जल्दी से अंदर गया और नल घुमाया, लेकिन ये क्या, वो भी टूट गया और पानी तेजी से बाहर बहने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना मुंह उस पानी के नीचे लगा दिया और पागलों की तरह पानी पीने लगा। मैं ऐसे पानी पी रहा था जैसे कि रेगिस्तान में भटका इंसान जिंदगी में पहली बार पानी देख रहा हो। लेकिन पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, इतना ज्यादा पानी पीने के बावजूद भी मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही है। मुझे और चाहिए था, कुछ कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे मेरा प्यास कम से कम बुझ जाए। उसी लड़की की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, जिसने मुझे शांत होने को कहा। और जैसे ही मैंने वो आवाज मेरे कानों में पड़ी, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मेरा प्यास सब कुछ गायब हो गया। मैं ठीक हो गया और तभी मैं थक कर जमीन पर गिर गया और तेज तेज सांसें लेने लगा। मैंने पूछा कि कौन है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं धीरे धीरे उठकर आईने के सामने गया और जो मैंने वहां पर देखा उसने तो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं शीशे में पहले से लंबा लग रहा था। मेरा शरीर एकदम मस्कुलर हो गया था, मांसपेशियां उभर गई थी जैसे किसी एथलीट का शरीर हो। बल्कि सबसे अजीब बात थी, मेरा शरीर का रंग इतना ज्यादा सफेद हो गया था, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे शरीर में खून ही नहीं बचा हो। मेरी नीली आंखें अब और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी और बालों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक ही रात में सब कुछ कैसे क्या हो गया। मुझे क्या हो गया, मैं क्या बन गया हूँ। मैं अपने आप को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी बाहर से आवाज आती है,
जो कि मेरी मम्मी की होती है, जो कि पूछ रही होती है कि मुझे क्या हो गया, मैं अंदर से इतनी अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहा हूँ। मैंने अपनी माँ की आवाज को सुनकर जल्दी दीवार की तरफ देखा और अचानक मुझे उसके आर पार दिखाई देने लगा। मैं दीवार के आर पार में एक इंसानी आकृति देख सकता था, जो कि मेरी माँ थी। और सिर्फ वही नहीं, मुझे उसका अंदर का धड़कता हुआ दिल चमकता हुआ एकदम लाल रंग का दिखाई दे रहा था। वो दिल मुझे इतना ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो और कह रहा हो कि जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे निकाल कर पी जाओ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मैं अपना होश खोने वाला था कि तभी मेरी माँ फिर से आवाज लगाती है, जिससे मैं होश में आ जाता हूँ। और जब उन्होंने मुझे दरवाजा खोलने को कहा, मैंने किसी तरह से अपने आप को नॉर्मल, बिल्कुल पैनिक ना करते हुए, शांत करते हुए अपनी मम्मी से कहा कि सब कुछ ठीक है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद में जैसे मैंने शीशे में अपनी आंखों को देखा तो मैं फिर से दंग रह गया, क्योंकि मेरी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, किसी मॉन्स्टर की तरह लाल हो चुकी थी। अब मुझे समझ में आने लगा था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे हर हाल में खुद को रोकना था। मैं अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी बिजी हूँ, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा, वो मान ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने एक बहाना बना के कह दिया कि मैं कपड़े नहीं पहना हूँ, जो सुनकर वो वापस मुड़कर जाने लगती है। लेकिन जाते जाते कहते जाती है कि कचरा फेंकना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी गंदगी साफ करना मेरा काम नहीं है, ये काम तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड का है, अगर कोई हो तो। अब मैं क्या बोलूं, उनकी ये बात सुनकर तो मेरे दिल में जैसे कोई तीर सा लग गया हो। लेकिन अजीब तरीके से मैं थोड़ा सा शांत भी हो गया था। अब करीब 2 घंटे के बाद जब मैं अपना कमरा साफ कर रहा था, तब मुझे अपने बारे में बहुत कुछ समझ आया। मैं अपने आप को एनालाइज करने लगा, अपने आप को, अपनी बॉडी को स्टडी करने लगा। तो मुझे पता चला कि मेरी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा कि मैं उसको कंट्रोल भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरी सुनने की शक्ति भी बहुत ही तेज हो गई है। मैं पूरे घर ही नहीं, बल्कि आसपास की सभी आवाजों को भी सुन पा रहा था। इतना सारा आवाजें सुन रहा था कि मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। इसलिए मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने कंप्यूटर पर एक वीडियो गेम चला दिया। मैं वो वीडियो गेम खेलने लगा, और अजीब बात ये कि इससे थोड़ा सा फर्क भी पड़ रहा था। मैं अपने को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा था। और हाँ, मैं कहा था, हाँ, मैं अपना बॉडी को एनालाइज कर रहा था, मैं अपने बॉडी को स्टडी कर रहा था, और मुझे यह भी पता चला कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज को साफ साफ पहचान पा रहा था, और वो था खून, इंसानों का खून, जिससे कि मैं कहीं से भी सूंघ सकता था। और सिर्फ यही नहीं, मुझे एक और एबिलिटी मिली है, जो कि है एक अजीब तरह का रेड विजन तुम कह सकते हो। जब भी मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ, पूरी दुनिया लाल हो जाती है, दीवारें जैसे मानो गायब हो जाती है, और मुझे इंसानों के अंदर चमकते हुए दिल दिखाई देते हैं। मैंने उसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जितनी बार भी मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, हर बार मुझे वही भयंकर प्यास वापस लौट आती है, जिससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अपने आप को एनालाइज स्टडी करने के बाद में मुझे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था। मैं समझ चुका था कि मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ, या फिर वैसे कुछ बन चुका हूँ। अपना सारा एबिलिटी देखने के बाद में अब मैं अपना कमजोरी ढूंढता हूँ। पहले मैं एक क्रॉस का यूज करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं दूसरा बार में पानी का यूज करता हूँ तो पानी का भी कोई असर नहीं होता है। अब इसके बाद में मैंने सुना है कि लहसुन से भी शायद वैम्पायर को कुछ होता है। मैंने सुना है, बस मैं ट्राई करने के बारे में सोचा था, और मैंने लहसुन को भी ट्राई करके देख लिया। मैं क्या, ये लहसुन इतना ज्यादा घटिया महकता है ना कि उसको देख के मुझे उल्टी आने लगती है। खैर छोड़ो, इसका भी कुछ फायदा हुआ नहीं। अब मेरा आखिरी टेस्ट सब्जेक्ट था सूरज की रोशनी। मैंने उसको भी टेस्ट करने के बारे में सोच ही लिया था। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने काफी सारे टीवी मूवी में देखा है कि वैम्पायर सूरज की रोशनी में आते ही जल जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अगर मैं जल गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी एक उंगली को धूप में डालता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता है। अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, इसलिए मैं पूरा पर्दा हटा देता हूँ और सूरज की रोशनी सीधे मेरे ऊपर पड़ती है, और ये क्या, फिर भी कुछ नहीं होता है। जो देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और सोचा था कि कम से कम मैं धूप से जल तो नहीं रहा हूँ ना, चलो ये एक अच्छी बात है।
तभी मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और छत को देखते हुए बस यही सोचता रहा कि आखिर मैं हूँ क्या, माँ मुझे हूँ क्या है। सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं फिर से नींद में डूब गया। लेकिन अचानक रात होते ही मैं अचानक नींद से जाग गया और झटके से बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही होश आया मेरा हाथ सीधे मेरे गले पर चला गया। इस बार जो प्यास उठी थी वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि इस बार मैं खुद पर से कंट्रोल जरूर खो सकता हूँ और यही बात मुझे अंदर से डरा रही थी। डर अपने लिए नहीं था बल्कि अपने परिवार के लिए था। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो कहीं मैं खुद ही कुछ ऐसा ना कर बैठूं जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। इसी सोच के साथ मैंने बिना एक सेकंड गवाए खिड़की खोली, उसके किनारे पर खड़ा हुआ और सीधे नीचे कूद गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने कितनी ताकत लगा दी थी, लेकिन खिड़की का फ्रेम मेरे हाथों से हल्का सा टूट गया था और अगले ही पल मैं हवा में था। जैसे ही मैं नीचे गिरा मुझे एहसास हुआ कि रात में मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे सेंसेस अब पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो चुकी थी। आवाजें, हर छोटी छोटी हलचल, हर छोटी से बड़ी हलचल, सब कुछ मेरे दिमाग में एक साथ घुस रहा था। पहले जहाँ मैं सिर्फ अपने आसपास की चीजें महसूस कर पाता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने आप पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था खुद को रोकने की, लेकिन खून की प्यास मुझे लगातार धक्का दे रही थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि कोई नशे में गाड़ी चलाने की कोशिश करे, स्टीयरिंग तो हाथ में हो लेकिन कंट्रोल ना हो। खून की गंध मेरे दिमाग को कम्प्लीटली ओवरराइड कर रही थी। मेरे अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि मुझे खून चाहिए, बस किसी भी तरह मुझे अभी खून चाहिए। मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मेरे दांत बदलने लगे। वो नुकीले और खतरनाक हो गए। इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं एक बिल्डिंग के छत पर आकर लैंड किया जहाँ कंक्रीट के टूटने की आवाज तो आई, लेकिन उस समय मुझे किसी चीज की भी परवाह थी ही नहीं। मैं बस उस ब्लड को स्मेल करते हुए उसके पीछे भाग रहा था जो कि मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वक्त का अंदाजा मुझे लगा ही नहीं। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था। मैं खुद से ये कह रहा था कि मैं कोई जानवर नहीं बनूंगा, मैं खुद पर से कंट्रोल नहीं खो सकता हूँ। और इसी तरह से लड़ते लड़ते मैं आखिरकार एक अंधेरी गली में जा पहुंचा, जहाँ मेरी विजन धीरे धीरे रेड टिंट में बदलने लगी। और इसी तरह से जैसे तैसे करते हुए मैं आखिरकार एक अंधेरी गली में जा पहुंचा, जहां मेरी विजन धीरे धीरे रेड टिंट में बदलने लगी थी। और उसी हालत में मैंने 4 परछाइयां देखी। 3 आदमी और एक लड़की थी। 2 आदमी उस लड़की को पकड़कर रखे खड़े थे और तीसरा उसके गले पर चाकू रखे हुए था। मेरी नजर सीधे उनके दिलों पर गई, जो कि हल्की लाल चमक के साथ में धड़क रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसके अंदर उसकी दिल नहीं चमक रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका गर्दन चमक रहा हो। तभी उनमें से एक आदमी जिसके पास में चाकू था, वो मेरे पास आकर मुझे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही उसने मेरी आंखों को देखा, वो डर के मारे वहीं पर रुक गया। शायद उस वक्त मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो इंसानी लग ही नहीं रहा होगा और मेरे अंदर का शिकारी बाहर आ चुका होगा, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि मेरे दांत किसी शार्क के जैसे लग रहे थे और उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो डर के मारे जम गए होंगे। उनमें से एक कांपते हुए मुझे मॉन्स्टर कहकर पुकारता है और मैं बस मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ते जाता हूँ और अगली पल में गायब हो जाता हूँ और सीधे उस आदमी के सामने पहुँच जाता हूँ जिसके हाथ में चाकू था। इतनी तेज से सब कुछ हुआ कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने अपना हाथ उसके सीने में डालकर उसका दिल को बाहर निकाल लिया। उसका धड़कता हुआ दिल मेरे हाथों में था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसका दिल को नीचे गिरा दिया। अब ये देखकर बाकी लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके भागने देने से पहले मैं एक और गुंडे के पीछे अचानक अपीयर हो गया और अगली पल उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। मैं उसका सर को अपने हाथ में पकड़ा था और मैंने उसका खून को टेस्ट कर लिया।
लेकिन मैं क्या बताऊं, वो उसका खून इतना ज्यादा घटिया, इतना ज्यादा घिनौना था कि मुझे काफी ज्यादा घिनौना महसूस होने लगा। मेरे लिए वो था ही नहीं, इसलिए मैंने उसका मुंडे को वहीं पे फेंक दिया। और आखिरी आदमी को मैंने एक ही बार में अपने हाथ को किसी तलवार जैसा बनाकर उसके 2 टुकड़े करके उसका काम तमाम कर दिया। ये सब मार काट करने के बाद में चारों तरफ में खून की गंध फैल चुकी थी और मैं उसमें पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि डूब चुका था। मेरी हालत आधी नींद और आधी जागने जैसे हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ। और तभी एक लड़की की हंसी गूंजती है जो कि मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जैसे मैं उसको देखता हूँ धीरे धीरे मेरी विजन नॉर्मल हो जाती है और जब मैं उसको देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है जिसके लंबे सफेद बाल, बैंगनी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान होती है। उसकी आवाज सुनते ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये वही है जिसकी आवाज मैंने पहले भी सुनी थी। ये वही आवाज है जो कि सुनकर मैं शांत हो गया था। मेरे मन में काफी सारे सवाल थे और मैं उसको देखकर कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखकर मुझे चुप करवा दिया और कहती है कि पहले प्यास बुझा लो क्योंकि उसका खून मुझे सारे जवाब दे देगा। यह बोलकर वह अपना ड्रेस का बटन धीरे धीरे खोलने लगती है और उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन दिखाई। उसकी गर्दन देखते ही और स्वीट स्मेल करते ही मेरी सांसें तेज हो गई। मैं एकदम मानो कि मैं पगलाने ही लगा था। तभी वो मुझे खुद को बाइट करने के लिए इनवाइट करने लगती है, इसलिए मैंने उसको कसकर पकड़ लिया और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिया। उसका खून, मैं क्या ही बताऊं, उसका खून इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि लगता है कि मैं जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज पहले कभी खाया ही नहीं हूँ। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो फीलिंग मैं पहली बार महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना मेरे लिए आया हो। लेकिन उससे भी ज्यादा ये था, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं उसके सोल से के साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं उसका एग्जिस्टेंस को महसूस कर रहा हूँ। वो मुझे भी काट ली और वो मुझे मेरे गर्दन में काट कर वो मेरा भी खून पीने लगी थी। उसके सिर्फ इस एक्शन से ही उसका खून जो कि पहले जितना ज्यादा टेस्टी लग रहा था, अब उसका टेस्ट बढ़कर 100 गुना ज्यादा टेस्टी हो गया था। मुझे इतना ज्यादा संतुष्टि फील होने लगा था कि जैसे कि मैं जिंदगी में कभी इतना ज्यादा संतुष्ट हुआ ही नहीं था। और फिर मेरे दिमाग में यादें आने लगी थी। वो यादें मेरी थी जहाँ जब मैं एक मार्केट में था, मैं सब कुछ इस खूबसूरत लड़की की नजरों से देख रहा था। जहाँ पर कोई दूसरी लड़की इस वाइट हेयर वाली लड़की से पूछती है कि तुम श्योर हो ना, तुम पूरा फैसला कर ली हो ना। वाइट हेयर हाँ में जवाब देते हुए कहते कहा, मैं इसे यानी कि विक्टर को ही अपना डार्लिंग बनाऊंगी। अब इसके बाद में मैं अपने बॉडी को एक वीरान बिल्डिंग में पाता हूँ जहाँ पर मेरा पुराना बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड जख्मी होता है। मैं मरने का कगार पर होता हूँ और तभी यह वाइट हेयर मुझे अपना खून पिलाती है और अचानक खून पिलाने के बाद वो मेरा गर्दन तोड़ देती है। मेरा गर्दन तोड़ने के बाद में वो कही कि विक्टर, अब तुम्हारा रीबॉर्न होने का टाइम आ गया है। और तभी मैं देखता हूँ कि मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरे शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। मैं बदल रहा था। तभी वो वाइट हेयर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि हम सक्सेस हो गए। और तभी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मेरी आंखों के रंग बदलकर लाल हो चुका था और मैं अचानक उस वाइट हेयर को काट लेता हूँ और अचानक इसी के साथ सभी मेमोरी खत्म हो जाती है और मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया था और मैं फिर अपने आप को उसी गली में पाता हूँ। तभी वो लड़की थोड़ी सी प्लेफुल होते हुए कहते कि विक्टर, अब क्या तुम मुझे मारने का इरादा तो नहीं है ना? तुम ऑलरेडी सेटिस्फाई तो हो गए हो ना? मैंने उसे देखा और मैंने उससे उसका नाम पूछा। वो मुस्कुराते हुए अपना नाम वायलेट स्नो बताती है। उसका नाम सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि नाम तो तुम्हारा बड़ा स्टाइलिश है। वो हंसते हुए कहते, हाँ मेरा परिवार थोड़ा सा अजीब है। तभी मैं भी उसको अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम विक्टर वॉकर है। अब कुछ पल के बाद में मैंने चारों लाशों को देखा और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा, लेकिन कुछ बाहर आ ही नहीं रहा था। मेरे अंदर अजीब सा खालीपन, ऐसा कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैंने लोगों को मार तो दिया है, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मुझे कुछ गिल्टी फील नहीं हो रहा था। मेरा कंफ्यूजन को देखकर वायलेट मुझे किसी दूसरे जगह पर चलने के लिए कहती है। मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मुझे शक था कि मुझे जो हुआ है ये जरूर इसी लड़की का काम होगा, इसलिए मैं उसके साथ जाने लगता हूँ। वायलेट छत पर से कूद कर जाने लगती है और मैं भी उसके पीछे कूद कूद कर जाने लगता हूँ।
जहाँ पर मैं जाते हुए सोच रहा होता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है जरूर ये सब इसी लड़की के कारण हुआ है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर गुस्सा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा इसके प्रति थोड़ा सा कुछ होना तो चाहिए ना कि तुम मुझे क्या बना दी हो, लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है। शायद उससे मिलने के बाद में सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। यही सोचकर मैं धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। अब कुछ देर के बाद में मैं वायलेट के साथ में एक ऐसे महल के सामने खड़ा था जिसे देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया था कि ये जगह किसी आम इंसान के रहने की तो हो ही नहीं सकती है। ये महल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, नहीं ये महल बहुत बड़ा था, नहीं बहुत ज्यादा ही बड़ा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सिर्फ बगीचे का साइज देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह में कितने कमरे हो सकते हैं। इतने कमरे होंगे जिसका कि गिनती करना मुश्किल होगा। बीच में एक खूबसूरत औरत का बहुत ही बड़ा मूर्ति भी लगा होता है और उसके चारों तरफ बेहद ही ज्यादा खूबसूरत गार्डन होता है। ये जगह कितने पैसों में बनी होगी, मैंने मन ही मन सोचा। जैसे मैं वायलेट के साथ अंदर जाने लगा मैं अचानक रुक गया। नहीं, रुकना नहीं, मुझे किसी ने रोक दिया हो, जैसे कि किसी इनविजिबल दीवार ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया हो। एक पल के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया, लेकिन तभी मुझे याद आया, अरे हाँ, वैम्पायर तो बिना बुलाए किसी का घर में एंटर नहीं कर सकते हैं ना। तो ये बात शायद सच है, मैंने अपने आप ही सोचा। इसका मतलब ये कमजोरी मुझ में भी थी। वायलेट मेरे तरफ देख ही रही थी कि तभी एक और लड़की सामने आती है जो कि एक फ्रेंच मेड की ड्रेस में होती है। जैसे ही वो मेरी नजरों में आई मैंने तुरंत फील कर लिया कि वो वैम्पायर नहीं है बल्कि एक आम इंसान है। उसके सुनहरे बाल पोनी टेल में बंधे होते हैं, नीली आंखें और एक सदा हुआ शरीर होता है। वो मेड कहती है, मिस वायलेट, लगता है कि आप एक मेहमान लाई है ना। वायलेट उस मेड से कहती है, नतालिया, क्या तुम इसे अंदर इनवाइट नहीं करने वाली हो। नतालिया पहले वायलेट को देखती है और फिर मुझे अजीब तरह से देखती है और फिर अंदर आने का अनुमति दे देती है। और उसी पर जैसे वो मुझे इनविटेशन देती है मेरे सामने का इंडिविजुअल दीवार गायब हो जाता है और मैं अंदर एंटर कर पाता हूँ। वायलेट मुझे अपने साथ लेकर चलते हुए कहते कि चलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में काफी सारे सवाल होंगे ना। ये बोलकर वो मुझे अपने पास लेकर जाने लगती है। सवाल तो बहुत सारा मेरे पास था ही, इसलिए मैं भी उसके साथ अंदर जाने लगा। जैसे मैं मेड के पास से गुजरा मुझे साफ महसूस हुआ जैसे कि वो मुझे एनालाइज कर रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो, मुझे आंक रही हो। हम दोनों जल्दी से लिविंग रूम में पहुंचे जहाँ पर वायलेट एक बेहद ही आरामदायक सोफे की तरफ इशारा करती है और वो मुझे बैठने के लिए कहती है। इसलिए मैं चुपचाप जाकर बैठ जाता हूँ। और ये क्या, वो मेरे एकदम पास आकर एकदम मेरे बिल्कुल बगल में ही आकर बैठ जाती है। और उसकी खुशबू में क्या ही बताओ, उसका स्मेल इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि मुझे खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं जल्दी से अपना सिर हिलाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। और तभी मुझे वैसे करते देखकर वायलेट मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम खुद को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हो। एक नए वैम्पायर के लिए ये करना काफी इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं तुम मेरे ऊपर यहीं पर तो टूट नहीं पड़ोगे ना, और इस पूरे महल के नौकरों के सामने तुम मुझे रैवेश कर दोगे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें हल्की सी फड़फड़ाने लगी और मैंने भी कह दिया कि ऑफर अच्छा है, लेकिन मैं एग्जीबिशनिस्ट नहीं हूँ जो कि सबके सामने करना शुरू कर दूंगा। मेरे मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वो कुछ सेकंड के लिए मुझे देखती रही क्योंकि उसको लगा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम काफी ऑनेस्ट निकले। मैंने भी कंधे उचकाते हुए कह दिया कि 21 साल तक ऐसी औरत के साथ रहोगी जो कि सिर्फ वही बोलती है जो सोचती है, तो उसकी आदत तुमको भी हो ही जाएगी। अचानक ये सुनकर वायलेट थोड़ी देर के लिए चुप रह जाती है और तुम्हें क्या बताऊं, उसके आसपास का माहौल जैसे हल्का सा गर्म हो गया हो, जैसे कि कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। और वो वैसे ही पूछती है, कौन है औरत, जरा मैं भी तो जानूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी माँ है। अब एक पल के लिए तो उसका चेहरा एकदम बदल गया था, फिर वो तुरंत पहले के जैसा नॉर्मल हो जाती है और कहती है, ओ तुम्हारी माँ है। ये बोलकर वो ऐसे सिर हिलाने लगती है जैसे कि वो कुछ समझ गई हो, और फिर अचानक कहती है, और तुम वर्जिन भी हो ना, इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब ये सुनकर तो मैं सच में काफी ज्यादा चौंक गया था और पूछने लगा था कि तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है, क्योंकि सिर्फ वर्जिन इंसान को ही वैम्पायर बनाया जा सकता है। ये सुनकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा और सोचने लगा कि ये बात तो मेरे लिए भी नहीं है। मुझे लगा था कि कोई भी ह्यूमन वैम्पायर बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे वैसे सोच में खोया देखकर वायलेट पूछती है कि इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं, क्या तुम बता सकते हो कि हम क्या हैं?
मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया कि वैम्पायर या फिर वैसे ही कुछ होंगे। वो इंटरेस्ट के साथ पूछती है, ओह तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं अपना एनालिसिस उसको बताना शुरू किया कि पहली बात है, मेरे अंदर वो कमजोरियां नहीं है जो कि फिल्मों में दिखाई जाती है, जैसे कि लहसुन, धूप, बहता हुआ पानी या फिर ब्रोस। मेरी इस जवाब को सुनकर वायलेट की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, मगर वहीं पर मैं कहना जारी रखता हूँ, और एक और चीज है, जब मैं खून की गंध से काफी ज्यादा उत्तेजित होता हूँ तो मेरी दुनिया ही बदल जाती है। वो पूछती है, दुनिया बदल जाती है, कैसे बदल जाता है? मैंने कहा कि सब कुछ लाल हो जाता है, दीवारें जैसे गायब हो जाती है और मुझे सिर्फ इंसानों की परछाई दिखाई देती है और उनके अंदर का धड़कता हुआ दिल दिखाई देता है, और उनके अंदर का धड़कता हुआ दिल लाल चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि वो मुझे बुला रहे हों। ये बोलते बोलते मैं रुक गया और फिर उससे कहा कि मैं इसे रेड वर्ल्ड कहता हूँ। वायलेट मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कि जू में रखा हुआ मैं दुनिया का आखिरी बिल्ली हूँ। मैंने फिर से अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारा दिल नहीं, सिर्फ तुम्हारी गर्दन चमकती है। वायलेट अचानक और एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है, जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में खास हो विक्टर। ये बोलकर वो अचानक मुझे कसकर गले लगा लेती है। मैं थोड़ा सा शर्मा गया और जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, पहले समझाओ कि हो क्या रहा है। वो हल्का खांसने का नाटक करती है और फिर एक नोबल वुमेन की तरफ एकदम सीधी बैठकर बताना स्टार्ट करती है, हालांकि वो अभी भी मेरे गोद में बैठी थी। वो कहती है कि शुरुआत से शुरू करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के वैम्पायर होते हैं, नोबल और प्लेबियन। दोनों एक जैसे भी होते हैं और अलग भी होते हैं। नोबल वैम्पायर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे उनकी शक्तियों को इनहेरिट कर लेते हैं, बल्कि उनसे भी ताकतवर होते हैं। और मैं स्नो क्लान से बिलोंग करती हूँ। हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें सूरज से कोई भी नुकसान नहीं होता है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, मतलब मैं भी? वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, तुम मेरे पावर को इनहेरिट किए हो। सभी वैम्पायर सूरज में कमजोर होते हैं। कुछ क्लान में थोड़ा सा सहनशीलता होती है, लेकिन पूरी तरह से इम्यूनिटी सिर्फ हमारे पास ही है। मैंने गहरी सांस ली और पूछा कि अगर कोई नॉर्मल वैम्पायर धूप में जाए तो उसके साथ क्या होगा? वायलेट मुस्कुराते हुए कहती है, वो राख बन जाएगा। अब ये सुनते ही मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था और सोचने लगा था कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, नहीं तो मैं तो राखी बनने वाला था। तभी वायलेट हाथ उठाती है और उसके हथेली पर आग का एक छोटा सा गेंद प्रकट हो जाता है। वो उस आग को दिखाते हुए कहती है कि हमारा क्लान काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारा क्लान का एक छोटी सी आग से एक वैम्पायर को मारा जा सकता है। उसकी सभी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया और फिर मैंने उससे प्लेबियन के बारे में पूछा। वायलेट बताती है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं और उनकी शक्तियाँ उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बनती है। ये सब सुनकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और पूछा, तो मैं? वायलेट जवाब देते हुए कहती है कि तुम दोनों हो। तुम प्लेबियन के रूप में पैदा तो हुए हो, लेकिन मेरे शक्तियों को इनहेरिट करने के बाद में तुम नोबल बन गए हो। वो धीरे धीरे मेरे कान के पास आकर एकदम सेडक्टिव वॉइस में कहना जारी रखती है कि तुम्हारा रेड वर्ल्ड तुम्हारी अपनी शक्ति है। मैं उसके टीजिंग से खुद को शांत करने की कोशिश तो करता हूँ, मगर वो कहना जारी रखती है कि और धूप से इम्यूनिटी वो मेरी है। बोलते बोलते वो मेरे कान को वाइट करने लगती है और अपने वाले से मेरे हथियार को रब करने लगती है, जिससे मेरा बॉडी में तो एकदम बिजली से दौड़ने लगती है, मगर मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। और तभी वो मेरे गर्दन को चाटते हुए कहती है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास में स्पेशल ब्लड है। सनलाइट से फुल इम्यूनिटी होने के कारण तुम हमारे स्नो क्लान का नोबल वैम्पायर बन गए हो। हालांकि वायलेट मुझे काफी ज्यादा अराउज कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी क्लियरली सोच पा रहा था कि मैं स्पेशल हूँ, मेरा ब्लड स्पेशल है। आखिर ये लड़की क्या बकवास कर रही है? तभी अचानक वो एकदम से मेरे चेहरे के करीब आकर कहती है कि ये सब बोरिंग बकवास बाद में करेंगे। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ जो कि थोड़ा सा लाल हो गया होता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये अराउज हो गई है और मैं उसका ब्लड लस्ट को फील कर पा रहा था। और तभी अचानक वो मेरे शर्ट को फाड़कर नुकीले दांतों को मेरे गर्दन में गाड़ दी और खून पीने लगी, जिससे मुझे अचानक काफी ज्यादा दर्द तो महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही पलों के बाद में मुझे काफी ज्यादा मजा आने लगा था। पहले मैं नीचे था और वो मेरे ऊपर में थी, लेकिन मैं जल्दी से उसको नीचे से पकड़कर उसको उठाकर उसको काउच पर रखा और उसके बाद मैं उसके ऊपर चढ़ गया। अब मैं भी काफी ज्यादा अराउज हो गया था, इसलिए जो ड्रेस वो एकदम गर्दन तक पहनी थी मैंने उसको फाड़ना शुरू कर दिया, जिससे मुझे उसका अंदर का सब दिखाई देने लगा था। लेकिन अभी वो सब देखने का टाइम मेरे पास नहीं था। मैं भी उसको बाइट करने वाला था, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि काफी सारे मेंशन में छिपे हुए लोग हमें देख रहे थे।
उनकी मुझे देखे जाने से मेरा लस्ट धीरे धीरे कम होने लगा था और मेरा दिमाग भी काफी ज्यादा खराब होने लगा था। मुझे काफी ज्यादा अननोइंग फील होने लगी थी। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि 4 लड़की 2 लड़का और एक इंसानी लड़की थी। किसी कारण से मुझे काफी ज्यादा अननोइंग फील होने लगा था, इसलिए मैंने गुस्से में उन सभी लोगों को भागने के लिए कह दिया। मेरी आवाज सुनकर वो लोग थोड़े से डरने तो लगे थे, लेकिन कोई भी भाग ही नहीं रहा था, जिससे मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। मेरा इमोशन को उतना ज्यादा ऊपर नीचे होते देखकर वायलेट मुझे काटना बंद करके, यानी कि मेरा खून पीना बंद करके उनको जाने के लिए कहती है। वायलेट का ऑर्डर को सुनकर सभी लोग तुरंत गायब हो जाते हैं और वो मुझसे कहती है कि उनको इग्नोर कर दो, वो लोग सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये बोलकर वो फिर से मेरे ऊपर चढ़ जाती है और अपना गर्दन दिखाते हुए कहती है कि टूट पड़ो। उसका व्हाइट फ्लेवरेबल गर्दन को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं भी टूट पड़ता हूँ। तो इसी के साथ में यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा इस नोवेल का एक्सप्लेनेशन, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।